Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discuss important information of fungus, virus and bacterial disease. So start करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन अगर इससे पहले आपने विटामिन की वीडियो ना देखी हो तो चैनल पे जाके अवेलेबल है उस पर, तो जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन में दे दूँगी, अपर राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में आगे। तो देखते हैं आज फंगल बॉर्न डिजीज़ क्या दिया गया है, इसमें फंगल डिजीज़ क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया गया है कि इस पे देखना, ये रोग का नाम पहले दिया गया और अंग्रेजी में नाम दिया गया, प्रभावित अंग दिया गया, रोग कारक कवक का नाम दिया गया। यानी कि पहले इसका कॉमन नेम दे दिया गया, सामान्य नाम, इसको क्या क्या कहा जाता है इस बीमारी को, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रभावित अंग यानी कि अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, और रोग कारक कवक का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि इससे होने वाली डिजीज़ कौन सी है। तो देखते हैं। पहला दिया गया एस्परजिलस आर्ती। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है एस्परजिलस आर्ती, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एस्परजिलोसिस। ठीक है, और इसका प्रभावित अंग होता है कान और फेफड़े, यानी कि ये ज़्यादातर कान और फेफड़ों में होता है, ईयर और लंग्स में। रोग कवक का नाम क्या होगा, रोग से मतलब कौन से कवक से होते हैं, यानी कि कौन सी फंगस इन्फेक्शन है, कौन से फंगस से होता है, फंगस का नाम क्या है। तो ये दिया गया है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि एस्परजिलस फ्लेवस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ए फ्यूमिगेट्स ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा ना भी याद रखें तो चल जाएगा, लेकिन पहला वाला थोड़ा दिमाग में रखिए क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर को, एथलीट फुट देख लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में एथलीट फुट ही कहते हैं, फुट मतलब पैर। तो ये पैर से में ज़्यादातर प्रभावित होता है, यानी कि अफेक्टेड ऑर्गन इसका पैर हो जाएगा। और रोग कारक कवक का नाम हो जाएगा ट्राइकोफाइटोनी। कुल के सदस्य होते हैं, यानी कि ये फैमिली होती है तो इसके सदस्य होते हैं। ठीक, ये जो फंगस होते हैं। अब देखते हैं दाद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं अब दाद। दाद को इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है स्किन को। और ये कौन से फंगस से होता है। ठीक है, उस फंगस का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरम लैनोसम फंगस से होता है। ठीक है, ठीक, ये माइक्रोस्पोरम लैनोसम से होता है। अब छाले होना, इसको देख लीजिए थ्रस्ट में, ये मतलब अंग्रेजी नाम इसका थ्रस्ट है, और ये गले और मुंह में ज़्यादातर होते हैं, गले और मुंह में छाले ज़्यादा होते हैं, प्रभावित अंग है। ठीक है, और ये कौन से उससे होता है, फंगस से होता है। तो देखिए इसमें इसमें जो सेकंड नंबर है मोलिनिया, ये पूछा जाता है कभी कभार, और एनाइजर भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप दोनों दोनों टर्म याद रखिए, दोनों नाम याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अब हम लोग इसको देखेंगे भी नहीं, ये कभी आया भी नहीं है अभी तक एग्जाम्स में। ठीक, तो इसको कट कर देते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। परागज ज्वर, ये देख लीजिए, ये काफ़ी आ जाता है। ठीक है, परागज ज्वर, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हाई फीवर, और ये पूरे शरीर में होता है, यानी कि पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फंगस है तो वो है अल्टरनेरिया, इसको याद रखिए। और हेलमिंथोसिस, ये ज़्यादा दिया नहीं जाता है। ठीक है, ट्राइकोमोडर्मा, ये काफ़ी आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड ये थोड़ा याद करने की आपको ज़रूरत है, बाकी तो ये हो ही जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिया गया है। अब शायद वायरस डिजीज़ आएंगी, तो देखते हैं अपने वायरस डिजीज़ के पास चलते हैं। ये आ गई वायरस डिसीज़, तो इस पर क्या दिया गया है। पहला नंबर देखिए दिया गया है रोग कारक, तो इसमें जो रोग कारक होगा वो दिया गया है रोग का फैलना, ये किस वायरस से फैलता है ये बताया गया है। और ये वायरस वायरस वाले डिजीज़ है, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। तो मैं आपको अलग अलग करके सब कुछ दे रही हूँ। अब जब एमसीक्यू कराएंगे तो हम लोग सारे साथ में एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो और इससे ये देखिए संक्रमण काल, यानी कि इसका टाइम कितना होता है, कितने दिन तक ये अपना अफेक्ट करता रहता है बॉडी में, कितने दिन तक ये चीज़ें रहती हैं। ठीक, तो इसका संक्रमण काल यानी कि लाइफ टाइम दे दिया गया है, मतलब डिजीज़ का टाइम दे दिया, कितने कितने टाइम तक ये डिजीज़ रहती है। अब रोग के मुख्य लक्षण दे दिए गए, यानी कि इससे जो कौन कौन से इसमें लक्षण पाए जाते हैं इस डिज़ीज़ में देखने मिलते हैं। जैसे किसी भी पर्सन को ये डिज़ीज़ हो जाती है तो उसके बाद उसमें कौन से लक्षण देखने मिलते हैं। ठीक,
तो ये दे दिया गया। अब देखते हैं पहला क्या दिया गया, स्मॉल पॉक्स। ठीक, स्मॉल पॉक्स को मतलब ये कौन से वायरस से फैलता है, तो ये दे दिया गया है विरोला वायरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। विरोला वायरस, और इसका संक्रमण काल कितना है, यानी कि कितने टाइम तक ये बॉडी में रहता है, तो ये 12 दिन दे दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी याद रखिए। और किन किन चीज़ों से फैल जाता है, अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि स्मॉल पॉक्स हो गया है तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये संक्रमण से फैलता है, पास में रहने से ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अब देखते हैं। और उसकी मतलब संक्रमण काल में ये और बताया गया कि उसकी कोई भी वस्तु को अगर हम यूज करने लगते हैं तो ये फैल जाता है, यानी कि थोड़ा टच्ड बीमारी है, ये छूने से फैलता है। ठीक है, छूने से फैलता है। अब देखते हैं रोग के मुख्य लक्षण, मतलब इस रोग में कौन कौन से लक्षण देखने मिलते हैं, देख लेते हैं। क्या दिया गया, तेज बुखार, सिर तथा बदन दर्द, और त्वचा का लाल होना, और त्वचा में धब्बे पड़ना, बालों बालों में फफोला उत्पन्न होना जिसमें स्वच्छ जलीय पदार्थ भरा होता है, और त्वचा पर उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये इतना दे दिया गया है। त्वचा पर निशान उत्पन्न होना, ठीक है, वो कट गया था उसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं, इतना दे दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। देखो, मतलब जो पेशेंट होगा जिसको स्मॉल पॉक्स हो जाएगा उसको सबसे पहले तो तेज बुखार होगा, पहला तो यही याद रख लो, तेज बुखार होगा, और सिर तथा बदन दर्द होगा उसका। ठीक है, और त्वचा में लाल कलर के दाने पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, और बाल में फफोले उत्पन्न हो जाएंगे जिससे कि जिसमें कि स्वच्छ जल भरा होगा, यानी कि बालों के अंदर दाने हो जाएंगे और उसमें कि वाटर भरा होगा। ठीक है, और त्वचा पर निशान उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए सारे उसके लक्षण उसमें मतलब देखने मिलेंगे। तो इतने आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सारे लक्षण दे दिए जाएंगे कि तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, और दे दिया जाएगा कि लाल त्वचा में लाल धब्बे पड़ना, ये किसके लक्षण है। तो फिर आपको नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स दे दिया, चिकन पॉक्स दे दिया, और रुबियोला दे दिया, और मिजल्स दे दिया, तो ये दे दिए जाएंगे। तो अब आपको जब आपको लक्षण पता होंगे तो आप स्मॉल पॉक्स में टिक कर देंगे, अगर नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं काफ़ी, तो आपको पूरी थ्योरी क्लियर करा दी जाएगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड दिया गया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक रोग कारक है जो कि जिससे किस, अब ये तो इसका नाम हो गया, कॉमन नेम। ठीक है, अब इस ये पूछ रहा है कौन से वायरस से होता है, तो वायरस वेरिकोला से होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीधा संपर्क से होता है, और ये संक्रमित रोग है, यानी कि किसी भी पेशेंट को छूने से फैलता है, संक्रमित रोग है। ठीक है, अब देखते हैं इससे ये मुख्य लक्षण क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इससे ठंड लगेगी, जाड़ा लगना, यानी कि ठंड लगना, और बुखार आ जाएगा, और त्वचा पर फफोले पड़ना, त्वचा पर दाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य लक्षण हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, इन्फ्लुएंजा या फ्लू। ऑर्थो ये किससे होता है, इसका फैलाने का वायरस कौन सा है, वायरस का नाम देख लिया, ऑर्थो मीजो वायरस है, जो कि अब इसमें संक्रमण काल दिया गया, यानी कि टाइम पीरियड कितना है डिजीज़ को होने का, पेशेंट के अंदर ये डिजीज़ कितने दिन तक रहती है। कभी कभी देख लिए 12 से 16 दिन तक ये रहती है, तो पेशेंट के संपर्क में नहीं आना चाहिए 12 से 16 दिन तक अगर ये डिजीज़ किसी को है। और ये जो पेशेंट होता है ये दिया गया है, देखिए, तथा संक्रमित व्यक्ति के श्वसन द्वारा छोड़ी गई वायु 1 से 2 दिन, यानी कि कोई भी पेशेंट को अगर ये बीमारी है तो उसके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो वो सांस लेगा उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप उसके पास रहते हैं और वो सांस लेता है तो इसके थ्रू भी वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंच सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके रोग के मुख्य लक्षण क्या होंगे, यानी कि जब ये बीमारी हो जाएगी तो पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसमें दिया गया बुखार और पेशियों में दर्द होगा, और पेशेंट को ठंड लगेगी, और सूखी खांसी आएगी, निमोनिया के लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, थर्ड नंबर हो गया। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्या दिया गया, रूबियोला। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो देख लेते हैं। रूबियोला ये कॉमन नेम है डिजीज़ का। अब किस वायरस से होता है, मीसल्स वायरस से होता है। ये सीधे संपर्क और
बात करते समय इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सीधे संपर्क से फैलता है और बात करते समय भी ये फैल सकता है। पेशेंट्स के पास ज़्यादा नहीं रहना चाहिए इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये सारी वायरस डिजीज़ हैं और वायरस तो वैसे भी जानते हो कोविड-19 का कितना खतरा बढ़ गया है, तो वायरस वैसे भी खतरनाक होता है। जो वायरस डिजीज़ होती है तो उससे थोड़ा संपर्क में नहीं रहना चाहिए, पेशेंट के ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। प्राथमिक अवस्था में नाक से पानी बहना, छींक आना, ये सारे इसके लक्षण होंगे, ठीक है। नाक से पानी बहता रहता है और छींक आती रहती है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर, तो इस पे दिया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं क्योंकि कभी आता भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं मम्स दिया गया है। मम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मम्स तो ये कौन से वायरस से होता है? मम्स वायरस से होता है। अब इसका देख लीजिए, डिजीज़ टाइम देख लेते हैं। ये 12 से 21 दिन तक रहता है, ठीक है। मम्स अगर इसे किसी को हो जाते हैं, ये जो आप चीक्स में सॉइलिंग आ जाती है, कुल मिला के ये सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं। सीधा संपर्क नाक एवं स्राव तथा लार में उपस्थित वायरस लार ग्रंथियों पर हमला करता है और यह 12 से 21 दिन स्रावित होती हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये कह रहा है कि चीक्स में सॉइलिंग आ जाती है और मतलब मुंह के अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा होती है। मुंह के अंदर एक वायरस होता है मम्पस वायरस, जो कि मुंह के अंदर ग्रो कर जाता है, तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। अब देखिए इसमें लक्षण क्या दिए गए। प्राथमिक अवस्था में बुखार आ जाता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, जीभ लाल हो जाती है, ये दिया गया। और द्वितीय अवस्था में जब ये और ज़्यादा हो जाता है तो लार की ग्रंथियाँ स्रावित होने लगती है। बाद में जबड़ा कान के पास फूल जाता है। देखिए मैंने कही जबड़ा कान के पास फूल जाता है, ठीक। तो ये इसका मेन टर्म हो जाएगा और इसी टर्म से ज़्यादा ही पूछा जाता है। कभी कभी दे देते हैं जबड़ा कान के पास फूल जाता है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो मम्स ऑप्शन में दिया जाएगा, तो मम्स लगा देंगे। अगर वायरस पूछे किस वायरस से होता है तो मम्पस वायरस से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पोलियो कौन से वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है। अब देख लीजिए इसका टाइम पीरियड क्या दिया गया। संपर्क घरेलू मांस तथा भोजन और पानी के द्वारा होता है, ठीक है। भोजन और पानी के द्वारा अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई खाने और पानी में तो उसके थ्रू ये हो जाता है पोलियो। अब देखते हैं क्या दिया गया है। इससे लक्षण देखिए, प्रारंभिक लक्षण सर दर्द होगा, उल्टी होगी और तेज बुखार आएगा, ये सारे इसके लक्षण हैं, ठीक। अब देखते हैं रेबीज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था पोलियो, इसमें भी टिक कर लीजिए। ये जो इम्पॉर्टेंट है उनको आप बिल्कुल याद रखना। अब रेबीज़ देखते हैं क्या कह रहा है। रेबीज़ वायरस से होता है और ये कम से कम 12 से 16 दिन सप्ताह में होता है अगर किसी को भी हो जाता है, और ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। इसमें लिखा है कुकरो, कुकरो को मतलब डॉग की बात कर रहे हैं ये लोग। पागल कुत्ते के काटने से होता है 12 से 16 सप्ताह या उससे अधिक, ठीक है। तो अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे। सर दर्द होता है, नाकसीर, उल्टी, बुखार, नींद नहीं आती है और पानी से डर लगने लगता है और अपंगता तथा मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये सारे इसके लक्षण हो गए। अब एड्स देख लेते हैं। एड्स का क्या है। एड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 100% इसके आने के चांस है। कोई 99% का चांस नहीं है, 100% ये आता ही है MCQ। अगर इससे पूछा जाएगा वायरस से तो ज़रूर आएगा। अगर वायरस से MCQ नहीं आता तो फिर तो मुश्किल कर सकते हैं। तो फिर एड्स देख लेते हैं। इसका पहली बात तो आप एड्स का फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें कुछ भी चेंज करके पूछ लेंगे, तो आप एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखिए कि ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। तो ये काफ़ी पूछा जाता है कौन से वायरस से होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, ठीक है। ये देखिए HIV लिखा भी है, लेकिन HIV के ही नाम से ज़्यादा आता है, आप इनके चक्कर में ना पड़िए, ये सब तो इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया गया है। तो आप HIV का फुल फॉर्म याद रखिए, जो कि होता है ह्यूमन, मैं आपको सही से लिख के बताती हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है, H से होता है ह्यूमन,
आई से होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, वी से होता है वायरस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये हो जाएगा HIV वायरस से होता है। और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया, दिन का मतलब टाइम पूछा गया और किस वजह से हो जाता है। तो समान तथा असमान लोगों के संपर्क द्वारा, खून द्वारा, वैश्यवृत्ति तथा नशे में ली जाने वाली मतलब कि कुल मिला के ये एक वायरस है जिसके थ्रू ये हो जाता है। और किसी के, ये टच वाला नहीं है कि किसी के टच में रहने से हो जाएगा। ये फ्लूइड अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, जैसे कि ब्लड होता है, तो ब्लड होता है जब एक कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको देता है, फिर वो दूसरी बॉडी में बिना प्योर किए चढ़ा दिया जाता है, तो उसके थ्रू भी अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेंगी तो दूसरे पर्सन में भी इम्प्योरिटीज़ चली जाएंगे। तो इससे ये होता है, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से ये होता है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो बात हो गई इसकी। देखिए इसमें लिखा है सुई से ही फैलता है, यानी कि एक एक सुई, अगर जैसे कि जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो मतलब एक सुई अपने में इंजेक्ट कर ली, फिर वही दूसरे ने कर ली, फिर वही तीसरे ने कर दी, तो ऐसे भी ये फैल जाता है। तो ये तो हो गया, इससे किस वजह से फैल जाता है। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। शरीर के वजन में 10% की कमी हो जाती है आपके, जैसे कि जितना भी आपका बॉडी का मास होगा उतने में कमी आ जाएगी 10% की। अब कह रहे हैं कि सेकंड, अब ये देखिए कॉमा लगा के लिखा है, बिना किसी उत्पत्ति कारक के बुखार और लिम्फ ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, और मुंह में अल्सर हो जाती है, और डायरिया और ब्रेन ट्यूमर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस डिसीज़ में। ठीक, तो ये हो गए इसके लक्षण। अब देखते हैं कौन सी डिजीज़ देगी। अब शायद बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ कहाँ है। अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है, वायरस के तो पढ़ लेते हैं, पहले इन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दिया गया है 10 नंबर दिया गया टाइफस। टाइफस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है यूपी कैटेट और सीपी नेट, यूपी यूएमएस, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर पूछ लिया जाता है टाइफस भी। तो ये देखिए कौन से वायरस से होता है, रिक्टेशिया वायरस से होता है। रिक्टेशिया के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, पूरा नाम इसका कभी नहीं दिया गया आज तक एग्ज़ाम्स में। और ये जू, ये लिखा है जू के द्वारा, कुपोषण द्वारा, अस्वच्छता के वजह से होता है, यानी कि जिसके बालों में जू हो जाती है तो, और वो बालों को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते, तो उसी की वजह से हो जाता है। तो इस पे क्या होता है कि तेज़ बुखार आ जाता है, त्वचा में जलन होने लगती है, और सर दर्द होने लगता है। ठीक है, सर में जलन सी होने लगती है, और तेज़ बुखार भी आ जाता है, और सर दर्द होने लगता है। तो अब देखते हैं सिफिलिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आप टिक लगा लीजिएगा। सिफिलिस देखिए इसे कौन से वायरस से होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम वायरस से होता है, जो कि सीधा संपर्क और लैंगिक सहवास से होता है। और क्या बोला गया है इसमें, एक कठोर दर्द रहित अल्सर और जननांग पर बने फफोले द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ये इंटरनल ऑर्गन में हो जाता है। तो इससे कोई भी, मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक है, सिफिलिस जो कि डिजीज़ है काफ़ी ख़तरनाक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है पेशेंट को। तो ये इसके में बस इतना ही। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में क्या दिया गया है। बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी, ये देखिए बैक्टीरियल डिजीज़, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग मनुष्य में प्रमुख रोग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू। देख लीजिए, ये देखिए सिफिलिस जो है, मैं आपको बता दूं, ये वायरस डिजीज़ में भी रखा जाता है और बैक्टीरियल डिजीज़ में भी रखा जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिफिलिस कौन सी डिजीज़ है, और आपको ऑप्शन में जैसे सिफिलिस पूछेंगे, सिफिलिस, देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्पेस वाली जगह पे चलते हैं पहले, ये देखिए यहाँ पे पूछ लेंगे, कह देंगे सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस डिजीज़ दे देंगे, और फिर पूछ लेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है और या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और फिर ये ए, मान लो ये ऑप्शन ए दे दिया, और ये ऑप्शन बी दे दिया, और सी ऑप्शन दे दिया बोथ, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे दिया कि ऑल। तो आप किस में टिक करेंगे। तो सिफिलिस है जो कि ना वायरस डिजीज़ है ना बैक्टीरियल डिजीज़ है, कि नहीं, ये वायरस डिजीज़ भी है, सॉरी गलती होगी, तो ये वायरस डिजीज़ भी है, बैक्टीरियल डिजीज़ भी है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया कि
देखना यहाँ पे, यहाँ पे भी सिफिलिस की बात की गई है। ये देखिए यहाँ पे भी सिफिलिस की बात की गई है। और देखते हैं ऊपर भी अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे भी देखिए सिफिलिस की बात की गई है। तो ये वायरस डिजीज़ भी है, बैक्टीरियल डिजीज़ भी है। क्वेश्चन आए कि कौन सी डिजीज़ है सिफिलिस, तो आप बोथ ए एंड बी में करेक्ट कर देंगे। देख लेना पहले बोथ ए एंड बी दिया क्या गया है, ठीक। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे इसके आंसर। अब देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ क्या दिया गया है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ दी गई है निमोनिया, पहली दी गई है निमोनिया, ठीक। रोग का नाम है निमोनिया। प्रभावित अंग कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है ये फेफड़े को अफेक्ट करती है। रोग के लक्षण क्या होंगे, मतलब कौन से लक्षण देखने मिलेंगे, तो फेफड़े में संक्रमण। और ये देखिए पे फेफड़े कर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, फेफड़े होगा डायरेक्ट, यानी कि लंग्स। तो देखिए लंग्स में संक्रमण और लंग्स में जल भर जाने, यानी कि लंग्स में पानी भर जाता है। और तीव्र ज्वर यानी कि तेज बुखार, और सांस लेने में पीड़ा होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक। तो ये हो गए इसके लक्षण। अब रोग के जीवाणु का नाम, मतलब कौन से बैक्टीरिया से होता है ये, तो देख लेंगे। बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से जो हो जाता है निमोनिया। तो अब देखते हैं, ये इसका काफ़ी पूछा जाता है। रोग का नाम पूछेंगे और फिर पूछ लेंगे कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। इसका ये रोग के लक्षण नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ भी सकते हैं, तो क्यूरियोसिटी के लिए याद रखना। तो इसका जीवाणु का नाम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा से अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं टेटनस, सेकंड नंबर दिया है। टेटनस रोग का नाम है, कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों में ज़्यादातर प्रभावित करता है इन अंगों को, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, शरीर में झटके लगना और जबड़ा न खुलना और बेहोशी। ये टेटनस जब हो जाता है तो पेशेंट की बॉडी में अलग से झटके से लगने लगते हैं, और उनका जबड़ा बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, और बेहोशी सी आ जाती है, ठीक। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब देखते हैं जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। ये टेटनस की ये जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया से होता है पूछा जाएगा, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इस बैक्टीरिया से होता है। अब देखते हैं थर्ड नंबर, हैजा, जिसको कि कॉलरा भी कहते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादातर हो जाता है, छोटे बच्चों को दस्त होने लगते हैं। तो अब देखते हैं प्रभावित अंग क्या है, आंत या आहार नाल, यानी कि इसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की बात की गई है, और ऑइसोफेगस की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि जो पेशेंट होगा उसमें पानी की कमी हो जाएगी। और वॉमिटिंग, यानी कि उसको उल्टी होने लगेगी। दस्त, यानी कि उसको बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखते हैं रोग के जीवाणु का नाम, विब्रियो कोमा। ये जो इसका बैक्टीरिया है, ये कौन सी बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा, तो ये विब्रियो कोमा बैक्टीरिया से होता है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, डिफ्थीरिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें बता दूं, पहला नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टिटनेस भी पूछ लिया जाता है, हैजा भी इंपॉर्टेंट है, और डिफ्थीरिया भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सभी 6 जितने दिए गए हैं, 6 तो पूरे इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं चौथे नंबर पे। अब इसका डिप्थीरिया को इंग्लिश में भी डिप्थीरिया कहते हैं। ये कौन से वो अंग को प्रभावित करता है, यानी कि ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये श्वास नली को अफेक्ट करता है, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं रोग के लक्षण, यानी कि इसको हाई फीवर हो जाएगा, तीव्र ज्वर हो जाता है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत दर्द भी होता है चेस्ट में, और दम घुटने लगता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाने पे, सेकंड थर्ड लेवल पे चले जाने पे पेशेंट की मौत भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक। कौन से बैक्टीरिया से फैलता है ये, तो इसमें देखिए दिया गया है किरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से ये फैलता है। तो किरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज़ फैलती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ऑप्शन रख दिए जाएंगे 4, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक। अब काली खांसी को फिफ्थ नंबर में ये दिया गया है। काली खांसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुपिंग कफ कहते हैं। और प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र, यानी कि इसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब देखते हैं इसके लक्षण क्या दिए गए हैं। इसमें खांसी आती है, सबसे पहली बात तो इसमें ज़्यादातर खांसी आती है, क्योंकि हुपिंग कफ ही दिया गया, काली खांसी, ठीक। तो काली खांसी आती है, और खांसी के साथ मलगम वगम, मतलब कि खांसी के साथ कफ भी निकलने लगता है, ठीक है, जो कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो भी निकलने लगता है खांसी के साथ। तो अब देखते हैं
क्या दिया गया, रोग के जीवाणु का नाम हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ठीक, तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस है जो, ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे कि whooping कफ नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो दिए गए हैं, जितने जीवाणु के नाम दिए गए हैं, पहले बीमारी पूछ रख दी जाएगी और फिर जीवाणु का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, या फिर जीवाणु के नाम से बीमारी पूछ ली जाएगी, ये कौन सी मतलब बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है। और ये भी बीच के जो प्रभावित अंग और रोग के लक्षण हैं, ये भी याद रखने हैं। कुल मिला के ये जो बैक्टीरिया का पूरा पोर्शन याद रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आपको सारे MCQ बन जाएंगे, एग्ज़ाम में हो या फिर कहीं पे भी। तो अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि सिफिलिस। ये देखिए, सिफिलिस आ गया फिर से, इसमें वायरस में भी था, बैक्टीरिया में भी आ गया। तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी कह सकते हैं, वायरस में कह सकते हैं वायरस डिजीज़ है। ठीक है, इसमें भी इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं और तंत्रिका तंत्र अफेक्ट होता है। ये जननांगों पर चक्रों का बनना और लकवा, त्वचा पर दाने और बालों का झड़ना, ये सारे इसके लक्षण हैं। कौन सी बैक्टीरिया से होता है, ट्रिप्टोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है। ठीक, तो अब देखते हैं आगे भी कुछ दिया गया है या नहीं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था 6 नंबर, इसको भी याद रखें। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के नाम ज़रूर याद रखें। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ये देखिए, अभी और दिए गए हैं बैक्टीरियल डिजीज़, तो और देख लेते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या दिया गया। प्लेग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्लेग। तो इसके ये लक्षण तो इतना नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके ये याद रखना, पूरे बैक्टीरिया के नाम ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका। प्लेग एक कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये बगलों तथा कांखों, यानी कि ये जो कुछ कह रहे हैं, आर्मपिट्स में सॉइलिंग आ जाती है। कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि आर्म में सॉइलिंग आ जाती है। और फेफड़े तथा लाल रक्त कणिका, यानी कि जो RBCs होती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, RBCs काउंट घटने लगता है। ठीक, तो RBC काउंट घट जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या दिए गए हैं। तीव्र ज्वर यानी कि हाई फीवर हो जाता है। और कांखों का मतलब होता है आर्म को बोला जाता है कांख, इसमें लिख दिया गया है लोकल लैंग्वेज में। तो आपको मैं बता देती हूँ, आर्म को बोलते हैं कांख में गिल्टी, यानी कि कांख में एक तरीके से आर्म के अंदर अंदर सॉइलिंग आ जाती है, गांठ सी पड़ जाती है। ठीक है, गांठ निकलने लगती है, एक सॉइलिंग सी हो जाती है, मोटी मोटी गांठ निकलने लगती है आर्म के अंदर। ठीक, और बेहोशी सी हो जाती है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया से होता है। प्लेग का बैक्टीरिया नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना, तो क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखते हैं मैग्नी, ये लिखा है देखिए, मैग्नीजाइटिस, मैग्नीजाइटिस। ठीक है, तो ये दे दिया गया है। ये मतलब डिजीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ ली जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियाँ और मस्तिष्क में अफेक्ट करती है ये इन ऑर्गन को। अब तीव्र ज्वर हो जाता है, बेहोशी हो जाती है, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन हो जाती है। और कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो निसेरियम मैग्नेटाइटिस बैक्टीरिया से होती है जी। 9 नंबर देख लेते हैं, ब्यूटिलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी इसका जिक्र किया गया है। इसको लोकल लैंग्वेज में फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, ज़्यादा खाने से हो जाती है। और खाना में मतलब ओबेसिटी के कारण हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खा लो या खाने में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके कारण भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या दिया गया है। तंत्रिका तंत्र यानी डबल विज़न, यानी दिखाई देना कम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और ये दिया गया क्या दिक्कतें हो जाती हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म बैक्टीरिया से ये ब्यूटिलिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, ज़्यादा खाना खाने से भी कभी कभार ये हो जाती है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 10 नंबर पॉइंट में दिया गया है टाइफाइड फीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं मियादी बुखार। ठीक है, टाइफाइड फीवर ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है MCQ में।
तो ये किस वजह से हो जाता है, इससे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो आँत के रोग होता है, आँतें अफेक्ट हो जाती हैं। कुल मिला के आँत में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या फिर उसमें सॉइलिंग आ जाएगी, या तो बैक्टीरिया उसमें जाके अफेक्ट कर देते हैं, उसको इंजरी कर देते हैं, इस वजह से ये टाइफाइड हो जाता है। अब देखते हैं इसकी लक्षण क्या होंगे। इसमें हो जाता है ज्वर यानी कि फीवर, और दुर्बलता यानी कि कमजोरी आ जाती बॉडी में, और अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाता है, यानी कि जब ये काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है तो जो आपकी वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होंगी तो उसमें छेद कर देता है। जो ये बैक्टीरिया होता है उसी के अंदर कुछ धंस जाता है, घुस जाता है, तो उस पर छेद कर देता है, यानी कि ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर स्टूल में आपको ब्लीडिंग देखने मिल जाती है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। ज़्यादा होने पर इसमें डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। अब देख लेते हैं कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है, जो इतना खतरनाक होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के नाम से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है, तो आप साल्मोनेला टाइफी याद रखिए। आप इन सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, ये जो नीचे दिए गए हैं आप बस इतना याद रखना, साल्मोनेला टाइफी जो कि बैक्टीरिया है जिससे कि टाइफाइड फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। 11 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, कुष्ठ रोग जिसको कि लेप्रोसी भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग काफ़ी खतरनाक रोग है, इससे भी डेथ होने की पूरी संभावना रहती है। त्वचा तथा तंत्रिकाओं में होता है। इसमें क्या होती है, इसमें देखिए लक्षण दिए गए हैं कि उंगलियों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उंगलियों में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि उंगलियां अपने आप टूट के गिरने लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका लक्षण। अब देखते हैं कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री से फैल जाता है, लेप्रोसी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है डिजीज़। 12 नंबर देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि टीवी भी कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए क्या दिया गया, शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े, ठीक है, फफेड़े बोल रही मैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि लंग्स की बात की गई है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है लंग्स। और ये इससे मतलब कौन इसके लक्षण क्या क्या होंगे, फीवर हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, दुर्बलता हो जाएगी, सांस फूलने लगती है, और बलगम यानी कि वाइट कलर का सब्सटेंस मुंह से निकलने लगता है, और थूक में रक्त आने लगता है, यानी कि पेशेंट के थूक में ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये बीमारी हो जाती है। ये बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उससे क्षय रोग यानी कि टीबी हो जाती है। तो अब देखते हैं और भी कुछ दिया गया है क्या, देखते हैं फिर आगे। ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें और दी गई हैं, तो ये एक आध चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है हीमोफीलिया, ठीक, इसमें हीमोफीलिया और दिया गया हीमोफीलिया अवस्था। तो इसमें कौन सा गुणसूत्र पूछ रहे हैं, ये देखिए इसमें जो गुणसूत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देख लेते हैं हीमोफीलिया क्या कैसा होता है। तो जो हीमोफीलिया अवस्था होती है ये प्रभावी होती है या अप्रभावी होती है, तो ये इसमें दिया गया प्रभावी होती है। कुछ कुछ याद रख लेना क्योंकि ये काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, कौन से गुणसूत्र में यानी कि कौन से क्रोमोसोम में ये होता है हीमोफीलिया। तो देख लेते हैं एक्स क्रोमोसोम में होता है, और इसके लक्षण क्या है, रक्त स्कंदन की कमी हो जाती है, यानी कि रक्त जमना कम हो जाता है। हीमोफीलिया जिस पेशेंट को होंगे तो अगर उसके चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक। और प्रभाव क्या हो रहा होगा, रक्त स्कंदन के कारण, यानी कि 6 7th और ये 9th दिया गया, 7th 9th की विकृत हो जाती है, यानी कि ये जो 7 नंबर और 9 नंबर क्रोमोजोम होते हैं इनमें इनमें कमी आ जाती है, ठीक। अब देख लेते हैं क्या दिया गया, वर्धानता, यानी कि इसमें दिखाई देना कम हो जाता है। जो पेशेंट होता है वो लाल और हरे रंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो समझ लीजिए उसको वर्धांतता हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये भी अप्रभावी डिजीज़ है, एक्स क्रोमोसोम में होती है। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स में होती है। अब देख लीजिए क्या दिया गया, हरे एवं लाल रंग में विभेदन नहीं, यानी कि हरे और लाल रंग में जो पेशेंट होता है जिसको ये बीमारी होती है, हरे और लाल रंग में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसको लाल भी हरा लगेगा और हरा भी लाल लगेगा, ठीक है।
और तो ऐसे ऐसे पेशेंट को ये भी पूछा जाता है कि रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दी जाती है वृद्धांतता वालों को, क्योंकि ये लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते और वहाँ पे तो लाल और हरी झंडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो ऐसे करके आप ये याद भी रख सकते हैं, ठीक है। लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और क्योंकि इनके हरे एवं लाल रंग के शंकुओं में विकृति हो जाती है, ठीक है। तो जो बॉडी में शंकु पाए जाते हैं उसमें इनमें घटत हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं कमी हो जाती है। विकृति का मतलब कमी हो जाना। अब देखते हैं, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं हीमोफीलिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया देख लेते हैं, दिया गया है, ये भी अप्रभावी है। पहले इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया दिया गया है, मैं और ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये अप्रभावी होता है और ये गुणसूत्र नंबर 12 में हो जाता है। और ये वाला भी हीमोग्लोबिन अरक्तता, ये गुणसूत्र नंबर 11 में होता है, ये भी अप्रभावी होता है। अब देख लेते हैं, पहले देखते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये शिशु के मस्तिष्क के विकास को रोक देते हैं और इसमें मानसिक विकृति यानी कि दिमाग कम हो जाता है, कहते हैं नहीं हाफ माइंड है, कम दिमाग का है, तो उसको ये फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाता है पेशेंट को। इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल विकृति अवस्था हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला हीमोग्लोबिन अरक्तता, ये भी पूछ लिया जाता है। हीमोग्लोबिन अरक्तता वाले पेशेंट का कौन से क्रोमोसोम में ये बीमारी हो जाती है, तो क्रोमोसोम 11 नंबर में हो जाती है। और इसमें क्या लक्षण होते हैं इसके, लाल रक्त कणिकाओं का समूहन यानी कि आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी इंग्लिश में जिनको बोला जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, इनका लेवल कम हो जाता है, आरबीसी बॉडी में कम हो जाती है, उसकी कमी होने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी कमी होने लगती है। उसी को अरक्तता होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन अरक्तता। हीमोग्लोबिन से आप याद ही रख सकते हैं, हीमोग्लोबिन है मतलब आरबीसी कम हो जाएगी, ठीक। और ये देखिए दिया गया इसमें लाल रक्त कणिकाओं असामान्य होना, यानी कि असमान होना, इरेगुलर होना का मतलब कम हो जाती हैं इसमें, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तो भी पेशेंट को दिक्कत हो जाती है और कम हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो चला गया, लेकिन जितना लंबा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने इसमें कवर की हैं। कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो में से आ ही जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर वो यूपी कैटेट का हो, बीएससी नर्सिंग का हो या फिर सीपी नेट, यूपी यूएमएस, आरएचयूएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।